Nation now. I'm Pradeep Nambiar. With this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there has to be a congruence between the way people make wealth and the way they govern themselves. In every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We welcome esteemed guests in our studios today. We welcome Dr. Aviral Malik from the Bharatiya Janata Party. Malik Saab, namaskar, welcome to the show. Dr. Sudhir Dhone Saab from the Indian National Congress. Dhone Saab, welcome to the show, namaskar. Namaskar. Engineer Sanjay Dwivedi Saab, welcome to the show, UBT, Uddhav Bala Thackeray Sena. जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। करवा चौथ की सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। करवा चौथ की शुभकामनाएं सभी को, दर्शकों को भी। We'll start with you, Dr. Aviral Malik जी। डॉक्टर अविरल मलिक जी, जिस प्रकार से इंडिया, अफगानिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम बिजनेस वेंचर्स हो रहा है, ट्रंप के साथ ट्रेड डील्स फिर से शुरू हो गया है, तो क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत उन्होंने नए बनाए थे कि स्वदेशी एंड नए एमर्जिंग मार्केट्स को कैप्चर कीजिए, बिकॉज जो मार्केट यहां पर नियरली दरवाजा बंद हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, ईस्टर्न अपने यूरोपियन यूनियन और चाइना अलग अलग जगह खुलने लगा है, और आरएसएस ने जिस प्रकार से स्ट्रेस किया कि स्वदेशी पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, अविरल मलिक जी कैसे देखते हो आप ये एमर्जिंग मार्केट्स और स्वदेशी, आरएसएस और बीजेपी के नया नीति? डॉक्टर मलिक जी, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और पर्टिकुलरली जहां तक विषय है एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपने बात की, और उसके साथ साथ जहां तक विषय इस देश का, मैं समझता हूं निश्चित रूप से स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की बात की जानी चाहिए, और उसके साथ साथ स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ की बात हम डग के चोट पे कल भी करते थे, आज भी करते हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन जहां तक विषय है देश को आगे बढ़ाने का, देश को मजबूत करने का, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं जहां तक विषय है बिजनेस डील्स का, उसमें किसी रूप में हमारे जो सिद्धांत है उस पर असर नहीं आना चाहिए, और ना आता ही नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है स्वदेशी अपनाने का, स्वदेशी अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी जी के विचारों के आधार पर चलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक गांधीवादी पार्टी है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलती है, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलती है, स्वदेशी अपनाओ के रास्ते पर चलती है, इसमें मैं सोचता हूं कोई शक नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पर्टिकुलरली आरोप लगाने का, अब कौन क्या आरोप लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा है, ये तो विपक्ष के लोग जवाब देते रहे, ये आरोप लगाते रहे, मैं समझता हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑन ग्राउंड, ये केवल इनकी बाइट्स तक सीमित रह जाते हैं इनके आरोप, क्योंकि अगर लॉजिकल हो तो ग्राउंड पर इफेक्ट करें। लेकिन जहां तक विषय है एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हमारा स्पष्ट मानना है, ये देश विकसित भारत बनना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली एक तरीके से डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण कल भी था, आज भी है, इन फ्यूचर भी रहेगा, मैं समझता हूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उसके साथ साथ विश्वगुरु भारत की बात हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और भविष्य में भी करते रहेंगे, इस पर कोई कंफ्यूजन लोगों को नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से विश्वगुरु भारत का, तो आज मोदी जी जिस प्रकार से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने वो सबके मध्य में है, और उसके साथ साथ विश्वगुरु भारत भी बन रहा है, और हमारा सपना है, केवल हमारा सपना नहीं, प्रत्येक देशवासी का सपना है, सब पार्टियों का सपना है, और होना चाहिए, सबका सपना होना चाहिए कि विश्वगुरु भारत का निर्माण हो, भारत विश्वगुरु बने, और विश्वगुरु भारत प्राचीन काल में भी था और भविष्य में भी हो, निश्चित रूप से हम सबकी इच्छा है। डॉक्टर मलिक साहब, ट्रंप को नोबेल प्राइज नहीं मिला, मोदी साहब ने आज ही उनको ट्वीट संदेश दे दिया कि माय डियर फ्रेंड ट्रंप, और ट्रंप का गाजा पीस प्लान बहुत जबरदस्त था, ब्रिंग पीस टू गाजा। तो किस प्रकार से आप देखते हो, क्या ये दो नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, बट गाजा के लिए मोदी साहब ने जिस प्रकार से तारीफ किया और जो एडजेक्टिव साथ में जोड़ दिया, माय फ्रेंड ट्रंप, किस प्रकार से देखते हो आप? डॉक्टर मलिक, क्या नया दरवाजा खुल रहा है डिप्लोमेसी में? नहीं, बिल्कुल, देखिए जहां तक विषय एक तरीके से मित्रता की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अच्छे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, मैं हर बार कहता रहा हूं,
आपके नेशन नाउ टीवी चैनल के माध्यम से मैंने कई बार कहा एक तरीके से, और उसके साथ साथ ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, सबके बीच में है, ग्राउंड लेवल तक है और पूरे विश्व में है, ये रियलिटी है, फैक्ट है कि माने मोदी जी की, डोनाल्ड ट्रंप जी की पूर्ण रूप से मित्रता है और इस पे किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोगों को होता है तो दूर हो जाता है समय समय पे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय डोनाल्ड ट्रंप जी का, तो निश्चित रूप से वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है और निश्चित ही वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक विषय हमारे हितों का, भारत की सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम भारत के हितों की सुरक्षा करें, रक्षा करें और निश्चित रूप से करनी चाहिए, कर रहे हैं, करते रहेंगे और डंके की चोट पर होनी चाहिए और किसी रूप में भारत का हित अफेक्ट नहीं होने दिया जाएगा, हमारा ये स्पष्ट मानना है। डॉक्टर सुधीर धोने साहब, आरएसएस और बीजेपी के जो फॉरेन पॉलिसी है, जो लोकल पॉलिटिक्स है और जिस प्रकार से कंट्रोल करना है, एक संदेश जो दिया था स्वदेशी और फाइंड न्यू इमर्जिंग मार्केट्स, हमने देखा मोहन भागवत जी ने भी इसका ऐलान कर दिया था, स्वदेशी अपनाओ और नए मार्केट का तलाश करो। मोदी साहब भी वही कह रहे थे। तो हमने देखा यूके के जिस प्रकार से पूरे डेलीगेशन, द लार्जेस्ट डेलीगेशन यहां पर आए थे। उसके बाद अफगानिस्तान के जबरदस्त तरीके से रिलेशंस बढ़ा रहे, जिसको पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ, कांग्रेस और स्पेशली आपको बहुत प्रॉब्लम था कि आरएसएस देश की नीति ढंग से तय नहीं कर पाते। आरएसएस कास्ट के पॉइजन, बिकॉज कल ही राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, स्प्रेडिंग द पॉइजन ऑफ कास्ट। दोनों साहब, किस प्रकार से देखते हो आप? सर ऐसा है कि अभी जो इनकी जो नीति है, ये देखिए, अभी दिख रहा है कुछ जयशंकर साहब दिख रहे, शायद तालिबान वालों के साथ दिख रहे मुझे तो। दिख रहा हाँ, तालिबानी है ना वो? ठीक है, मगर तालिबानी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो तालिबानियों के साथ ये बैठ रहे हैं। अब इनकी क्या बोलना है, इनकी विदेश नीति, इनका हिंदुत्व क्या बोलना। अब ये देखने के बाद तो वो बहुत ही बुरा लगता है सर कि ये लोग कौन हैं जो कट्टरपंथी, जो बोलते महिलाओं को हम नहीं पढ़ाएंगे, दूसरे देशों के लोग जान बचाकर भागे, उसमें हिंदू है, उसमें क्रिश्चियन है। इनको तो पूरे, यानी ये इतने पागल लोग बोलेंगे तालिबानी, तो ये ऐसे लोग कट्टरपंथी मुस्लिम, इनको ऐसा लगता कि पूरी दुनिया में बस इस्लाम के सिवा दूसरा कुछ नहीं, कोई धर्म भी नहीं रहना चाहिए। उनके साथ ये सरकार हाथ मिला रही सर। इससे बुरी बात और इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ये फेल है इनकी विदेश नीति। और ये बोलते माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, इनको शर्म आनी चाहिए सर, सरकार को, मोदी जी को, कि जो आदमी हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, जो इस हिंदुस्तान के खिलाफ बोलने वाले असीम मुनीर को अपने व्हाइट हाउस में बुलाते हैं और खाना खिलाते हैं। और व्हाइट हाउस में इसके पहले ऐसा नहीं हुआ, कोई सेना प्रमुख को बुलाया, किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाने का रिवाज है, लेकिन असीम मुनीर जो पाकिस्तानी सेना का प्रमुख है उसको बुलाया। वही असीम मुनीर है जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता है, हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। उसके साथ डोनाल्ड ट्रम्प खाना खाते, हाथ मिलाते, दोस्त बोलते हैं, और उनके लिए मोदी जी बोलते हैं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। इससे क्या, इसके मेरे पास तो शब्द नहीं है, जितनी इनकी निषेध करना चाहिए, जितनी उनकी निंदा करनी चाहिए उतनी कम है। ये ऐसी इनकी नीति है सर। आप भी देखिए, हमने कुछ गलत बोला है इसमें? तो ये इनकी कोई नीति नहीं है। दबे हुए लोग हैं सर, ये डरपोक लोग हैं। ये अंग्रेजों से भी डरे थे, पुराने अंग्रेजों से डरे थे, अभी ये नए अंग्रेज जो है डोनाल्ड ट्रम्प जैसे, इनसे डर रहे हैं। इनका डरने का ही अनुभव है और डरने का ही इनका इतिहास है। डॉक्टर धोने साहब, राहुल गांधी जी ने कल ही आरएसएस और बीजेपी पर आलोचना किया। द पॉइजन ऑफ कास्ट सिस्टम पूरे एक सिस्टम में डाल रहे हैं। एक तो वो रिलेटेड था आईपीएस ऑफिसर जो सुसाइड कर दिया आफ्टर लॉट ऑफ हैरेसमेंट, जो हरियाणा वाला कैडर के थे। तो हाउ डू यू सी दैट? क्या यहां पर हम बहस कर रहे हैं कि आरएसएस देश को एक नया रास्ता दिखा रहा है कि आपको इस पथ पर जाना चाहिए, रोड मैप आरएसएस तय कर रहा है, बीजेपी तय कर रहा है, और यहां पर राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इज ब्लेमिंग द आरएसएस, बोले आपका नीतियां ठीक नहीं है, आप जहर, जो कास्ट के जहर है सिस्टम में अब उभल रहे हो। हाउ डू यू सी दैट धोनी साहब? सर ऐसा है, ये सनातन के नाम पे एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश को चप्पल मार के फेंकी है।
और उसका समर्थन कौन कर रहा है? देखिए आप सोशल मीडिया पे कौन कर रहा है समर्थन? सब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, उनकी विचारधारा के लोग कर रहे हैं। मोदी जी उनको फोन करते हैं, कैसा हुआ, हम निंदा करते हैं, ऐसा वैसा, लेकिन नीचे क्या है? मोदी जी बोलते हैं हम गांधी जी को बहुत मानते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता आरएसएस के लोग ये तो गांधी जी की जिसने हत्या की उसको पूजने का काम करते हैं। ये इनकी नीति है। ये जो दो मुंह वाला सांप रहता है ना, उस तरह के सांप है ये सांप। तो आई गो टू संजय द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब, आरएसएस बीजेपी का नीति आप देखो जिस प्रकार से यूके इंडिया टाइज एकदम नया लेवल पे चला गया, वहां मार्केट्स बंद हो गए, नए इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया ने तलाश कर दिया। आरएसएस और बीजेपी, पूरे बीजेपी का कहना है कि ये नया जो रास्ता दिखाया है, रोड मैप जो आरएसएस ने बनाया, उसी पर चले हुए। बट वहां पर उद्धव जी को भी आरएसएस पे आलोचना आजकल करने लगे। किस प्रकार से देखते हो द्विवेदी साहब? देखिए प्रदीप जी, बहुत स्पष्ट बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो एनडीए है, माननीय मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मेरा प्रणाम। उनके विषय मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि हम ऐसे मंच पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल सत्य बातें होती हैं और जो बिल्कुल सही क्लियर चीज है वो होनी चाहिए। अब देखिए, किसी चीज में भी आज तक भारतीय जनता पार्टी, जब से 2014 में नई भारतीय जनता पार्टी आई है, इनकी नीति, इनकी नीतियां, इनके सिद्धांत, इनकी चीजें कोई एक जैसी नहीं रही। कहते कुछ है, करते कुछ है। क्या इनका विजन है, ये विजन शायद आज तक हम लोग तो नहीं जान पाए, या हमारे भारत 140 करोड़ जनता नहीं जान पाई। तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, कभी जीएसटी लगाते हैं, 8 साल पहले जीएसटी लगा दी हर चीज में, जब सब पूरा विपक्ष कह रहा था साहब जीएसटी खराब, गलत लगाई। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि जीएसटी गलत लगी है, जीवन रक्षक दवाओं में नहीं लगनी चाहिए, मूलभूत सुविधाओं में नहीं लगनी चाहिए। 8 साल बाद याद आया कि साहब उसको हटा लिया जाए। 3 काले कानून किसानों के लिए लाए। यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो बराबर पढ़ाई करते रहे, नहीं साहब कानून बहुत अच्छे हैं। कुछ मीडिया वाले ऐसे थे जो इन काले कानूनों की पढ़ाई करते रहे। एक दिन क्या हुआ साहब, वो काले कानून वापस हो गए। तो इस तरह की चीजें आप देखिए, स्वदेशी हम तो नहीं कह रहे थे, क्योंकि स्वदेशी आज की नहीं है सर। स्वदेशी शब्द जो है 1947 से महात्मा गांधी ने शुरू किया और कांग्रेस ने अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं कांग्रेस ने अडॉप्ट नहीं किया। आज कांग्रेस हो या जितनी भी सरकारें रही हो, जो 2014 से पहले सभी सरकारों ने देश की गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की, उनके लिए कार्य किए। लेकिन आज आप देख लीजिए, आज जो सरकार चल रही है वो सरकार किस दिशा में जा रही है। एक तरफ आप जीएसटी लगा देते हैं कि साहब जीएसटी लग गई, लोग चिल्ला रहे हैं, अब चिल्ला रहे, 8 साल तक आपको याद ही नहीं आई। 8 साल बाद आप कह रहे हैं साहब हमने बहुत बढ़िया काम किया है और हमने जीएसटी हटा दी। अरे जीएसटी लगाई आपने, जीएसटी आपने हटा दी। तो ये मतलब कहने का ये है कि आज चाहे डोनाल्ड ट्रंप जी हो, देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पूरे विश्व में संबंध अच्छे होने चाहिए, लेकिन संबंध कैसे अच्छे होने चाहिए, विदेश नीति क्या होनी चाहिए। कभी आप कहते साहब चाइना को हम आंखें दिखाएंगे, चाइना कब्जा कर रहा है, आप कुछ बोल नहीं पाते। मैं कहता हूँ बिजनेस ताल्लुकात हर देश से होने चाहिए, लेकिन उसकी सीमाएं तय होनी चाहिए कि हम किस हद तक क्या चीज करेंगे, कैसे करेंगे। आज अगर आपने स्वदेशी का नारा दिया तो स्वदेशी होनी चाहिए ना, स्वदेशी की बात होनी चाहिए, स्वदेशी करना चाहिए। लेकिन क्या है, आज आप कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं, परसों कुछ कहते हैं। ना आपकी नीति सिद्धांत, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसका विश्वास ले रहे हैं, किसका साथ ले रहे हैं, किसके साथ में है, ये सोचने वाली बातें हैं। और ये देश देख रहा, ऐसा नहीं देख रहा कि आप जब आपकी सरकार बनानी होती है तो आप विधायक तोड़ लेते हैं, चाहे वो खोखे देने पड़े, चाहे उनको मुख्यमंत्री पद देना पड़े, लेकिन आप विधायक तोड़ लेते हैं। आपका जब मतलब होता है तो आप पार्टियां तोड़ देते हैं, जबकि वो संविधान के विरुद्ध है। संविधान में वो चीज नहीं आती है। संविधान के तहत अगर आप संविधान के तरह नजरिए से आप देखें तो शायद ये चीज नहीं है, तो पार्टियां नहीं तोड़नी चाहिए। पार्टी अपने आप टूट सकती है,
लेकिन उनको आप बना के मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं, उनको मलाईदार चीजें दे रहे हैं, 50 रुपये एकदम मौके कर रहे हैं। तो ये कौन सी नीतियां आई? ये देश, ये समाज, या क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं आप? इस देश को क्या चीज दिखाना चाह रहे हैं? पार्टी तोड़ने के बाद आप महाराष्ट्र में आ गए, महाराष्ट्र में सरकार बना ली, लेकिन जो आपने 10 गारंटियां दी थी, उन गारंटियों को पूरा कौन करेगा पूरा? आप कांग्रेस के लिए कहते हो साहब कर्नाटक को नहीं कर पा रहे, पंजाब में नहीं कर पा रहे, फलानी जगह नहीं कर पा रहे, फलानी प्रदेश में नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ आप बैठे हैं, क्या लाडली बहनों को 21 रुपए मिल गए? क्या सिर्फ भोजन थाली आ गई? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा होने लगी, 25 लाख नौकरियां मिल गई, किसानों के क्या ऋण माफ हो गए? ऐसी बिजली बिलों में जो छूट देनी थी वो क्या दे दी? 2100 वृद्धाओं को 2100 रुपए देने थे, क्या दे दिए? तो ये चीज सरकार आपकी थी। फंड आपको मालूम था कितना फंड आपके पास है, कितना कर्ज आपके पास है। तो जो ये आपने गारंटियां दी, तो ये क्या है? ये जनता को जुमला देके बेवकूफ बना के और चुनाव जीतने की रणनीति बनाते हैं आप। चुनाव जीतने की रणनीति ये मत बनाइए। 60 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ। हम भी आज इस उम्र में हैं, बहुत सरकारें हमने देखी, बहुत लोगों को देखा, बहुत प्रधानमंत्री देखे, बहुत मुख्यमंत्री देखे, लेकिन जो नीतियां इस समय देश में चल रही हैं, वो शायद अगर आप प्रदीप जी गहन अध्ययन करेंगे नीतियों पे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ। आज जो हमारे मित्र हैं, जो गुजरात के औद्योगिक मित्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, जितनी भी हमारी जरूरतें हैं, जितनी भी चीजें हैं, सब उनके आगे परोसी जा रही हैं। मैं नहीं कहता परोसी ना जाए, आप परोसिए, दीजिए, लेकिन हर चीज का एक नियम होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे, हर चीज जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब है, उसके लिए लाभदायक होगा। जीएसटी आप पता कर लीजिए, अडानी के बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां जीएसटी उनसे नहीं ली जा रही है। ये देश का दुर्भाग्य है। मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपने डॉक्टर धोने साहब का भी सुना, आपने द्विवेदी साहब का भी सुना। ये दो चार्ज धोने साहब ने लगाए, एक तो सीजेआई के ऊपर जिस प्रकार से जूता फेंका गया, राहुल गांधी जी ने इसका बहुत आलोचना कहा कि ये सिर्फ जूते नहीं मारे, संविधान पर जूते मारे हैं। राहुल गांधी जी का कहना कि यू हैव अटैक द कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव नॉट अटैक द पोस्ट ऑफ सीजीआई। और आगे जो कास्ट का जो जहर है, जो आईपीएस हरियाणा का जिस प्रकार से सुसाइड हुआ, तो ये दो विषय में धोने साहब ने हाईलाइट किया, राहुल गांधी जी ने हाईलाइट किया, उद्धव ठाकरे ने हाईलाइट किया। व्हाट इज योर से ऑन दैट, डॉक्टर मलिक? जी, ये देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है जहां तक विषय कास्टिज्म का, तो देश कास्टिज्म के आधार पर जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन पांचों चीजों से मैं समझता हूं मुक्त होना चाहिए, दूर होना चाहिए। सामाजिक समरसता का भाव होना चाहिए। यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिखाता है, कहता है, और निश्चित रूप से हम सब लोगों की यही प्रेरणा है। और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चलती है, अक्षरशः पालन करते हुए। और संघ की अगर बात कर ली जाए तो मैं समझता हूं जहां तक विषय शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन है, तो संजय जी को तो मालूम बिल्कुल होगा कि संघ की शाखा में किस प्रकार से, क्योंकि अगर महाराष्ट्र से आते होंगे, मैं समझता हूं कि संघ का अध्ययन निश्चित रूप से उन्होंने किया होगा, और सामाजिक समरसता का भाव किस प्रकार से संघ की शाखाओं में होता है, संघ के कार्यक्रमों में होता है। हम समाज को एक सूत्र में पिरोने में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय तरीके से पर्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में जातिवाद, कास्टिज्म किसी रूप में नहीं, 0% है। हम तो जाति के आधार पर टिकट भी नहीं देते, ये फैक्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। हम मजहब देख के, जाति देख के, लिंग देख के, इस आधार पे जेंडर बेस्ड, कास्ट बेस्ड, रिलीजन बेस्ड डिसीजंस हमारी पार्टी में नहीं लिए जाते। और हम जहां हमारा शासन होता है वहां भी किसी रूप में ये इस आधार पर डिसीजंस नहीं होते, चाहे वो हमारे शासित राज्यों की बात कर ली जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए। लेकिन विपक्ष जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इसी के आधार पर चलता है, क्षेत्रवाद, भाषावाद पर चलता है। मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का और जहां तक सीजीआई साहब का विषय है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट एक्स पे पोस्ट किया, उनके द्वारा निश्चित ही बात भी की गई। और उसके साथ साथ हम सब लोग उस विषय दुख प्रकट करते हैं, वो दुखद है। और वायलेंस किसी रूप में नहीं होनी नहीं चाहिए, और होनी चाहिए का मैं समझता हूँ सवाल ही नहीं है।
ये देश गांधीवादी देश है। हम सब लोग गांधीवादी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा के आधार पर चलने वाले लोग हैं। और मैं समझता हूं निश्चित रूप से हमारी ये विचारधारा है, हम इसी विचारधारा के आधार पर चलते हैं, सत्य अहिंसा की विचारधारा पे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से हिंसा का, तो हिंसा की समाज में कोई जगह न है, न थी, न होगी। और जहां तक विषय हिंसा का जो वायलेंस को प्रमोट करेगा, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से गलत है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल एक्ट है। और साथ साथ जहां तक विषय सीजीआई साहब का, तो जुडिशरी का सम्मान हम सबको करना चाहिए, सब करते हैं, ये सिविलाइज सोसाइटी है। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली जुडिशरी का, मीडिया का, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का, ये 4 पिलर्स हैं, चारों स्तंभ मजबूत रहने चाहिए डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के। और इनकी हत्या करने का काम 1975-77 के मध्य में इंदिरा जी की सरकार ने किया था। और शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बताना चाहिए कि वो इंदिरा जी का दौर और इस दौर की अगर तुलना कर लें तो मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। उस दौर में क्या हुआ, इमरजेंसी लगाई गई। इस दौर में क्या हो रहा है, एक सेकंड, बिल्कुल एक सेकंड, केवल मैं 1 सेकंड लेना चाहूंगा। देखिए इस दौर में क्या हो रहा है, इस दौर में ये हो रहा है कि इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो बोटी वाला बयान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दे देते हैं। मैं समझता हूं ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि कांग्रेस की विचारधारा में तो कोर्ट पे ताले जड़ दे रहे थे, और यहाँ मोदी जी की बोटी की बात करते हैं। और मणिशंकर अय्यर साहब क्या क्या कहते हैं, वो मैं समझता हूँ बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता ना। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो झूठे सीजीआई पे मारा था राहुल गांधी जी और धोनी साहब ने जिस प्रकार से कहा कि संविधान पर झूठे मारे, they have attacked, they have thrown the shoe on the constitution and not on the CGI। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बिकॉज बार बार राहुल जी का कहना है कि संविधान पर अटैक हो रहा है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। तो एक उच्चतम उदाहरण दिख रहा है राहुल गांधी जी को। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी, हम संविधान के आधार पर चलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे लिए मुख्य है। और निश्चित रूप से पूरा देश अगर चलेगा तो इस संविधान के आधार पर चलेगा, किसी मजहबी पुस्तक के आधार पे या किसी रिलीजन बेस्ड पुस्तक के आधार पे नहीं चलेगा। इस चीज को डंक एक चोट पर हम कहते रहे हैं और कहते रहेंगे। ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्मित संविधान के आधार पर चलेगा। सबको सम्मान करना होगा, जो असंवैधानिक कार्य करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये बनता है, ये तो चलते नहीं किसी रूप में। और शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता साहब यहाँ मौजूद हैं, ये तो खुद पीड़ित है, और इनके नेता संजय राउत साहब भी पीड़ित हैं कि राहुल गांधी बार बार कानून तोड़ते हैं, बार बार एक तरीके से जिस तरीके वीर सावरकर साहब का अपमान करते हैं, श्रद्धेय वीर सावरकर जी का अपमान किया जाता है उनके द्वारा, और ये कहते हैं कि हमारे मार्गदर्शक हैं, वो बार बार अपमान करते हैं सावरकर साहब का। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गठबंधन कैसे चल रहा है। उधर वो संविधान की बात कर रहे हैं, इधर सावरकर साहब का अपमान कर रहे हैं। और निश्चित ही देश भर में निश्चित रूप से सब लोग उन्हें फॉलो करते हैं, सावरकर साहब को सब मानते हैं। और निश्चित रूप से आप बहुत से घर ऐसे हैं देश में, दूर दराज के इलाकों में भी अगर आप जाएंगे तो सावरकर साहब की प्रतिमा निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी तस्वीर घरों में देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबको मालूम होना चाहिए। और मालूम राहुल गांधी जी को मैं समझता हूँ जरूर होना चाहिए। और संजय राउत साहब कहते हैं कि हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, आदर्श है वीर सावरकर साहब, और दूसरे और ये कांग्रेस पार्टी से गठबंधन में बैठे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ बात हजम नहीं हो रही है, खिचड़ी कैसी पक रही है। अच्छा द्विवेदी साहब 2 मिनट में बताइए जनरल गो टू डॉक्टर धोनी साहब, बिकॉज महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त तरीके से सतपाल जी ने कहा है, इंजीनियरिंग सतपाल जी ने यह कहा कि गोडसे और फडणवीस साहब का तुलना किया है। आजकल क्या है धोनी साहब, आप जो बोलते हैं पूरे महाराष्ट्र में वही टॉपिक चर्चा हो रहा था। तो द्विवेदी साहब कंप्लीट कीजिए, जनरल गो टू धोनी साहब। द्विवेदी साहब यू वांट टू रिप्लाई टू डॉक्टर मलिक। देखिए 2 बातों की बात करता हूँ, 2-3 बातें। हाँ। एक उन्होंने इमरजेंसी की बात करी, दूसरा इन्होंने श्रद्धेय वीर सावरकर की बात की। आप बताइए इमरजेंसी अगर 1977 में लगाई थी गांधी ने, वो भी राष्ट्रपति के कहने पे लगाई, राष्ट्रपति के साइन से लगाई गई थी। और उस 1980 में 2.5 साल बाद 350 सीटें लेके माननीय इंदिरा गांधी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गई। तो मैं या तो ये नहीं समझ पाया मोदी के राज्य में जनता बड़ी है कि प्रधानमंत्री बड़ी, बीजेपी बड़ी है कि आरएसएस बड़ा है। कि मोदी जी कहते हैं साहब इमरजेंसी काला अध्याय, पता नहीं क्या तमाम चीजें उन्होंने फिर निकाला, एक जीआर भी निकाला कुछ इमरजेंसी के बारे में। अब दूसरी बात क्या है, वीर सावरकर, तो वीर सावरकर की अगर आप इतनी मानता गिनते हैं तो उन्होंने माफी मांगी, भाई कांग्रेस क्या करे,
राहुल गांधी उन्होंने माफी मांगी, आपके पास कोई सबूत हो कि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो सबूत दिखा दीजिए देश को। दूसरी बात, उनको आप भारत रत्न दे दीजिए। हम लोग तो मान रहे हैं बार बार, माननीय हिंदुत्व सम्राट बाला साहब ठाकरे को और माननीय वीर सावरकर जी को भारत रत्न आप दे दीजिए, क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप? और कहिए उन्होंने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन इस तरह की हर डिबेट में आके वीर सावरकर चर्चा करना, संजय राउत का नाम लेना, अपने को एक बड़ा भारी परम भक्त कहना, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, ये बात शायद हजम नहीं होती है। जितने बड़े भक्त आप हैं, जितनी श्रद्धा आपके अंदर है वीर सावरकर के लिए, उतनी ही पूरे देश को है। इंदिरा गांधी तो वो थी, आप तो अटल बिहारी, आप तो वीर सावरकर की टिकट भी नहीं निकाल पाए। माने इंदिरा गांधी ने टिकट निकाली थी, कितनी बड़ी बात थी। आप तो कुछ भी नहीं कर पाए, आप सिर्फ आके मुंह चावल करते हैं, बोलते हैं वीर सावरकर, राहुल गांधी जी उनका वो कह रहे हैं, आप उनकी टिकट निकलवाइए और उनको माफी उन्होंने मांगा था तो आपको ये गलत है। तीसरी बात, आप ये भारत रत्न दे रहे हैं। इमरजेंसी जहां तक आप बात करते हैं, 1980 में जनता ने, इसी भारत की जनता ने माफ कर दिया था, इमरजेंसी को माना था और 3.5 सीटें थी। द्विवेदी साहब, तो ये चीजें जो कहना, मैं आपके पास शायद बिकॉज दोने साहब के पास मैं तुरंत जाके, दोने साहब आज जिस प्रकार से हर्षवर्धन सपकाल जी ने फडणवीस साहब पे आरोप लगा दिया कि यू आर बिहेविंग लाइक गोडसे, आप नथुराम गोडसे जैसे व्यवहार कर रहे हो, फार्मर्स के इंटरेस्ट पे आप गोली मार रहे हो, आप फार्मर्स के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हो, फार्मर्स लोन वेवर, मगर हर चीज में आप सावरकर, गोडसे, आरएसएस, किस प्रकार से आप कर रहे हो? क्या कांग्रेस का एक पॉलिसी है स्टेट में, जैसे अविरल मल्लिक जी कह रहे थे कि आरएसएस को दोष देना, किस प्रकार से दिखता गोडसे और फडणवीस साहब का तुलना? हाउ डू यू सी दैट दोनों साहब? नहीं, गोडसे और फडणवीस जी की विचारधारा तो एक ही है, दोनों की विचारधारा तो एक ही है, उनकी कोई अलग विचारधारा तो है नहीं। गांधी जी को मानने वाले तो ये लोग नहीं, सिर्फ बोलते हैं गांधी जी को मानते, गांधी जी को मानते हैं, एक बात तो इनकी विचारधारा सेम ही है। और जिन्होंने बोले हैं, जैसे प्रतीकात्मक बोले हैं, हमारे जो अध्यक्ष है हर्षवर्धन जी सपकाल, वो बहुत विचारवंत नेता हैं और बहुत सादगी से रहते हैं और बहुत यानी उनके कोई शिक्षण संस्था, साकर कारखाने, कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, पब्लिक के नेता है और पब्लिक के जो है उनको सब मालूम है पब्लिक की भावना क्या है। तो उन्होंने जो बोले हैं, पब्लिक को जो दुख हो रहा, किसानों को जो दुख हो रहा, वो पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे। सपकाल साहब कभी आज उस दिन परसों के दिन नागपुर थे, फिर अकोला आए, फिर पुणे गए, तो उनका रोज़ अलग अलग ज़िले में दौरा शुरू है और किसानों को मिल रहे हैं और किसानों को इस तरह से मिल रहे हैं कि वहाँ पे खेतों में जाके उसके फ़ोटो भी आ गए, वायरल हो गए, सब मीडिया ने भी बोला है कि भाई ये ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है हर्षवर्धन सपकाल। तो उन्होंने जो बोला है कि ये जो प्रवृत्ति है, गोडसे प्रवृत्ति, कि हमारे विचारों का अगर कोई है नहीं तो उसको मार दो, तो वैसा किसानों के खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी है। मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ, किसानों के खिलाफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तो है, उसके नेता भी है, लेकिन उसके पारंपरिक वोटर भी जो है वो किसानों के खिलाफ है। हरियाणा में जो आंदोलन हुआ, पंजाब में जो आंदोलन हुआ किसानों का, उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किले, सड़क पे किले ठोकने का काम किया कि किसानों के ट्रैक्टर पंक्चर हो जाए। ये किसान विरोधी है। तो जो अपने विचारों का नहीं है उसको ख़त्म करो। ये जो गोडसे की विचारधारा है, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस जी भी यही काम कर रहे हैं। जो अपने विचारों का नहीं वो ख़त्म होना चाहिए। शिवसेना जो है उनके विचारों की थी, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया। तो ये तो है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजित पवार उनके साथ में नहीं थे, विचारों के नहीं थे, लेकिन उनको सत्ता के लिए ले लिया। तो ये ऐसे लोग हैं। इसीलिए जो हर्षवर्धन सपकाल जी ने जो बोला है वो एक प्रतीक दिया उन्होंने कि आप गोडसे के जैसे, इसके पहले भी जो जुल्म करने वाले औरंगजेब की उपमा उन्होंने दिए थे कि आपका कारोबार औरंगजेब के जैसा है। जो तुगलक था, तुगलक का एक कास्ट वॉर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आ गया, कास्ट वॉर। आज ओबीसी का जबरदस्त मेलावा, इंजीनियरिंग जबरदस्त मेला ओबीसी का नागपुर में सब लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा। विजय विदेट्टीवार जिस प्रकार से कहा कि रद्द करो, मराठा जो कुणबी अभी आरक्षण जीआर निकाला उसको रद्द करो,
नहीं नहीं नहीं, विजय वडेट्टीवार साहब ने ये बोला हम मराठों के खिलाफ, मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन ओबीसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। ऐसा बोला है उन्होंने, वहाँ उनके रैली में किसी वक्ता ने बोला होंगे, मैंने देखा नहीं है। लेकिन देखिए एक बात कि विजय वडेट्टीवार साहब कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, वो ओबीसी की मूवमेंट चलाते हैं। हमारे पार्टी में एक छूट है, हम मराठा समाज के फेवर में बात करते हैं, विजय वडेट्टीवार साहब ओबीसी के फेवर में बात करते हैं, ये तो चलता है ये। लेकिन हमारे पार्टी की जो पॉलिसी है, मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी पार्टी की पॉलिसी है। आरक्षण सर, ये मराठा आरक्षण दिया किसी ने? नहीं नहीं, सुनिए, मराठा आरक्षण पृथ्वीराज चौहान साहब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त दिया था कि महाराष्ट्र में 32% मराठा है तो उनको 16% रिजर्वेशन, ये कांग्रेस की सरकार ने दिया था। लेकिन इनके विचारों के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो वकील है, सरकारी वकील भी रहे तो क्या हुआ, लेकिन उनके अंदर तो आरएसएस की प्रवृत्ति, आरएसएस के विचार है, वो तो मराठा समाज के खिलाफ में, पहले से खिलाफ में, शिवाजी महाराज के जमाने से ये लोग खिलाफ में हैं, तो उससे भी पहले खिलाफ में है। ये तो 3000 साल से खिलाफ में है सर, ये मराठा समाज, किसान, गरीब, दलित, आदिवासी। ये तो आदिवासी को आदिवासी इसलिए नहीं कहते क्योंकि आदिवासी कहने पे समझ में आया कि पहले से आदि यानी शुरुआत से रहने वाले। तो जीआर कैंसिल होना चाहिए धोने साहब, क्या जीआर कैंसिल होना चाहिए? आज का पूरा ओबीसी अधिवेशन में यही था कि वो जीआर कैंसिल कीजिए, मनोज जारंगे पाटिल के वो मनाने के लिए जो जीआर बनाया था उसको कैंसिल कीजिए, रद्द कीजिए, ये वहां से आह्वान निकला। नहीं, ये सर उनकी खुद की राय है सर, ये पार्टी की राय नहीं है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है। ये पार्टी की पॉलिसी मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, यही हमारी पार्टी की पॉलिसी है। विजय वडेट्टीवार, उनके साथ ओबीसी के, कांग्रेस के नाम से थोड़ी था ये सम्मेलन। कांग्रेस के नेता अगर कोई गया तो वो उसकी वही पर्सनल ये है, पार्टी की पॉलिसी नहीं है। और तीसरा कि ओवैसी वर्सेस नीतीश राणे, एक जबरदस्त सभा यहां पर हो गया आज महाराष्ट्र में, जहां नीतीश राणे वर्सेस ओवैसी, आई लव मोहम्मद जो यूपी से चला था, यहां से शुरू हो गया था, आज पूरे महाराष्ट्र को एनगल्फ कर लिया है। सब जगह भी यही है कि ओवैसी वर्सेस नीतीश राणे, किस प्रकार से आप देख रहे हो? नहीं, वो भाई भाई है, नीतीश राणे और ओवैसी भाई भाई है, मौसेरे भाई है दोनों भी, वो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। जैसे ट्रम्प और मोदी दोस्त नहीं है, ट्रम्प मोदी जी के दोस्त नहीं है, उनके भाई है वो दोनों भी एक गैर जिम्मेदार नेता है। दोनों देशों की जनता ने उनको चुनकर देके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, अमेरिका वालों ने और हिंदुस्तान वालों ने भी, दोनों भी गैर जिम्मेदार लोग हैं। तो महाराष्ट्र इलेक्शंस को दोनों साहब ये इफेक्ट करेगा कि नहीं, ये जो अभी चल रहा है आई लव मोहम्मद और गजवा ए हिंद? सर, ये आई लव मोहम्मद वाले सब यूपी और बिहार के इलेक्शन के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार नेता है और कुछ जिम्मेदार ये मौलाना है, उन्होंने भी बोले हैं कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मोहम्मद साहब को, पैगंबर साहब को एक मोहम्मद करके बुलाएंगे, जैसे जिसको मराठी में बोलेंगे एकेरी भाषा में, उससे सम्मान नहीं दिखता है आई लव मोहम्मद। और आई लव ये शब्द जो अंग्रेजी शब्द है सर, ये तो मुसलमानों के जो दुश्मन है उनकी भाषा है ये आई लव अंग्रेजी। तो ये जो कर रहे हैं ना लोग, ये गैर इस्लामी है और ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, ये सब बीजेपी से मिले हुए लोग सर। तो कुछ मौलाना, कुछ मुस्लिम लीडर, ये जो बीजेपी से मिले हुए लोग यही काम करते हैं, ये बाकी कुछ नहीं है। मैं द्विवेदी साहब के पास जाने से पहले आपसे ये भी पूछूंगा, मायावती ने योगी आदित्यनाथ जी का तारीफ किया है और अखिलेश यादव जी का आलोचना किया है, ये क्या, किस प्रकार से आप देख रहे हो? जो आप थोड़ा समाजवादी पार्टी से भी थोड़ा जुड़ा हुआ था धोनी साहब। सर, ऐसा है, मैं मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 11वीं 12वीं में पढ़ता था, तो कांशीराम जी हमारे गांव अकोला आए थे, तो उनको मिलने के लिए मैं गया था। जब 16 साल का था मैं, तब से मैं उनको मिला, उनसे बात किए, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। जो कांशीराम जी की पार्टी है, वो पैसे की लालच में मायावती ने पूरी ख़त्म कर दी है सर। वहाँ पे देखिए कांग्रेस की पोजीशन, वहाँ चौथे नंबर की पार्टी थी, लेकिन आज कांग्रेस की विधानसभा में 2 सीटें हैं और मायावती जी की सिर्फ 1 सीट है। हमको मायावती की जो पार्टी है, उनके विचार बहुत अच्छे थे कांशीराम जी के, वो अच्छे विचार लेके चले थे,
इस देश के दलितों को, ओबीसी के लिए उन्होंने बात रखते थे, उनके हक की बात करते थे। लेकिन देखिए, हम तो मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मजबूती से रहनी चाहिए थी, लेकिन हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मायावती जी की वजह से ये पार्टी खत्म हो गई। आज उनसे ज़्यादा लोकप्रिय तो चंद्रशेखर आज़ाद, जो रावण बोलते हैं, वो दिख रहे सर यूपी में। तो मायावती का एक एमएलए है और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इतनी खराब पोजीशन मायावती ने कर ली है, और मायावती पूरी दबी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे वो काम करती है, इसीलिए उनकी पार्टी खत्म हो गई, क्योंकि उनको लगता है जेल में जाने का डर लगता है। उन्होंने खुद जिंदा रहते हुए खुद के पुतले तैयार किए। तो इस तरह से देखिए, उनके बारे में, बहन जी के बारे में मेरे दिल में बहुत अच्छी भावना थी, यानी अभी भी भावना है, अच्छी है। कांशीराम जी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, लेकिन मैं खुद मिलने को गया था स्टूडेंट जमाने से। लेकिन एक बात बोलता हूँ, उन्होंने जो है मूवमेंट को ख़त्म कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसका फ़ायदा लिया। मायावती अगर बोलेगी, बहुत अच्छी बात है, मायावती बोल रही कि भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ जी का काम अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। इस पर से दलित समाज को पूरा मैसेज चले गया कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है नहीं। तो जो मूवमेंट के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से के साथ नहीं जाएंगे, मायावती को छोड़ देंगे। द्विवेदी साहब, यू कैन सी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आई लव मोहम्मद, गजवाए हिंद, ये सब टॉपिक्स पे एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। नितेश राणे वर्सेस ओवैसी, जितने ओवैसी के लोग हैं वो नितेश राणे के जबरदस्त तरीके से जगह, इम्तियाज जलील वगैरह। ये यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा गजवाए हिंद भारत के धरती में असंभव है और मैं होने नहीं दूं। तो क्या देख रहे हो, एक तो बिहार का चुनाव और महाराष्ट्र में जितने लोकल बॉडीज का इलेक्शन है, दोनों साहब जानते हैं, ये पूरे लोकल बॉडीज का इलेक्शन अब चालू होने वाला है। कुछ ही मीन्स शायद एक महीने के अंदर इसको शुरू करना पड़ेगा। तो क्या ये पोलराइजेशन का खेल है? द्विवेदी साहब देखिए, प्रदीप जी, बहुत स्पष्ट एक बात है, भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम, भगवान हनुमान जी, तमाम भगवानों का नाम लेके उसके बाद अब वो आ जाते हैं हिंदू मुस्लिम पे। ये इनकी सोची समझी रणनीति रहती है, कोई मुद्दा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन ये जैसे दिल्ली चुनाव हुए, टोटल मुद्दा वही रहा। दिल्ली चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, वही मुद्दा रहा, हिंदू मुस्लिम। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए, कटेंगे तो बटेंगे, और इसके बाद सब मुद्दे हो जाते हैं। जब चुनाव आता है तो ये सब मुद्दे इनके तैरने लगते हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव होना है महाराष्ट्र में, तो इनके पास तमाम मुद्दे, इस टाइप के मुद्दे जो है, कटेंगे बटेंगे तमाम। इस तरह नीतीश राणे भी आ गए, जो जिनको रखा ही इसीलिए गया है कि वो इस तरह की बातें करें, इस तरह बोले, और जिससे पैदा हो। अभी जब अभी चल रहा था इसका अपना हिंदी को जब वो किया गया था, फडणवीस जी ने लागू का अनिवार्य किया था, तब भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा किया था। तो देखिए, मानसिकता है, अब इस मानसिकता के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तो अब ये तो उनकी कमियां है ना। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात कहूंगा कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम है। हम अगर भगवान श्री राम को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं, पारसी किसी और को मानते हैं, यादव किसी और को मानते हैं, या दूसरी सिख किसी और को मानते हैं, या मुसलमान किसी और को मानते हैं, तो हमारी जो भाषाएं, भाषा देखिए आप, हमारी 22 भाषाएं हैं हमारे देश में। इतना बड़ा हमारा देश है, यहाँ भाषा तो एक हो नहीं पा रही है। और भाषा के अलावा हमारी रहने की जो तरीके हैं, आप उत्तर प्रदेश आइए, अलग तरीके से लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में आइए, अलग तरीके से बोलचाल, भाषा चेंज हो गई। यहाँ तक कि जो हमारे 30 त्योहार है, बिहार चले जाइए तो वहाँ करवा चौथ की जगह दूसरी चीज मनाते हैं, वहाँ पे करवा चौथ कम लोग मनाते हैं। तो हमारे हर प्रदेश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग नीति, अलग अलग नीतियां हैं। इतने बड़े देश में जो भारतीय जनता पार्टी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी है, वो इस तरह के नारा देने में उनका एक बहुत बड़ा उनको सुख मिलता है। उनको लगता है कि हिंदू मुस्लिम करते रहे, इनको बांटते रहे और इनको पुचकारते भी रहे, गरियाते भी रहे, सब कुछ करते रहे। लेकिन इस तरह की जो चीजें होती हैं शायद इस देश में, मैं समझता हूँ, मेरा अपना विचार है कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस देश में सब लोग रह रहे हैं, वो हमारे आईएएस भी हैं, पीसीएस भी हैं, दरोगा भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, तमाम ऐसी पोस्टों पे हर व्यक्ति यहाँ पे है।
तो इस देश को अगर बनाना है, इस देश को विकास करना है, जैसे अभी विश्व गुरु वाली बात अविरल मलिक जी ने कही कि विश्व गुरु बनाना है, कैसे बनेगा विश्व गुरु? मैं तो नहीं सोच पा रहा ऐसे बनेगा। इस तरह से अगर विश्व गुरु आप बना रहे हैं इस देश को, तो ये देश नहीं बन पाएगा। इस देश में वसुधैव कुटुंबकम की अगर परिभाषा लेके चलेंगे, उसमें रहेंगे कि विश्व हमारा पूरा परिवार है, हमें न किसी जात से मतभेद, न किसी व्यक्ति से मतभेद, उनके अपने पूजा करने का तरीका अलग, उनका अपना कुरान पढ़ने का तरीका अलग, हमारा भगवत गीता पढ़ने का अलग, हमारी रामायण पढ़ने का अलग, हम जय श्री राम बोल रहे हैं, वो अल्लाह अकबर बोलते हैं या सलाम बोलते हैं, तो ये अपना अपना एक वो होता है। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, तेजस्वी यादव, दोनों साहब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि बिहार में हर घर में एक गवर्नमेंट सर्वेंट को हम एम्प्लॉय करेंगे, तो एक ऐतिहासिक रेवोल्यूशनरी डिसीजन है, क्या वो उसको मुकम्मल कर पाएगा, हासिल कर पाएगा? द्विवेदी साहब, मैं डॉक्टर मलिक आपके पास आ रहा हूं, दोनों साहब भी बात करेंगे। द्विवेदी साहब, एक छोटा देखिए, जब देखिए आप कैसी बात कर रहे हैं प्रदीप जी, आप इस देश में रहते नहीं क्या? बोलिए। 2 करोड़ नौकरी पर यार 15 लाख रुपए, काला धन वापस आएगा 15 लाख रुपए, और अभी तमाम 10 गारंटियां महाराष्ट्र में दी गई, पंजाब में, हरियाणा में दी गई, तमाम गारंटियां दी गई, तो क्या हुआ उनका? लेकिन अगर तेजस्वी यादव ने अगर कहा है बात, तो प्रश्न चिन्ह क्यों प्रश्न चिन्ह? वो तो सरकार में नहीं है, ये तो सरकार में रहते हुए उन्होंने 2100 रुपए लाडली बहनों को देने की बात करी, भोजन थाली देने की बात करी, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कराने की बात करी। वो बात अलग है कि जिस मकसद से एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी में आए थे, वो मकसद उनका पूरा नहीं पाया, बेचारे मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब तो वो इस तरह खड़े हुए हैं, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, अब तो वो बिल्कुल बीजेपी वो बन गए हैं, बीजेपी के। तो आप कह रहे हैं कि हासिल होगा वो प्रॉमिस, इंडिया अलायंस का प्रॉमिस है, एक घर गवर्नमेंट जॉब हर घर में एक को मिलेगा, वो हासिल कर पाएंगे तेजस्वी? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारे अंदर अगर इच्छा जागृति है, अगर हम देना चाहते हैं, भाई सरकार है, सरकार जो देना चाहे क्या नहीं दे सकती? फैंटास्टिक। पुलिस चाहे तो माफिया नहीं बचेगा देश में, पुलिस चाहे अगर दबाव ना हो उसके ऊपर, तो अगर सरकार देना चाहे, जैसे जीएसटी लगा दी, सरकार तो जीएसटी लगाई थी ना, 8 साल तक खूब मध्यम वर्गीय और गरीबों को लूटा, तो खूब तमाम पैसा कमाया, हम सब अब हटा देते हैं जीएसटी, साहब अब हटा देते हैं, मुझे बड़ा मध्यम वर्गीय तरस आ रहा, गरीबों में तरस आ रहा है, तो ये सरकार खुद आप देख रहे हैं। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि ये हासिल हो सकता है, ये दिस इज अचीवेबल, ये टास्क अचीवेबल है, और इंडिया अलायंस जो उद्धव ठाकरे जी भी इसमें, कांग्रेस भी है, तेजस्वी यादव है, आप हासिल करेंगे। डॉक्टर मलिक साहब, आप बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये गजवाए हिंद के बात करते हो, यहां तेजस्वी यादव कह रहा है कि मैं नौकरी दूंगा, हर हाउस होल्ड को एक नौकरी दूंगा, ये मेरा वादा है, गवर्नमेंट जॉब, वो भी ऐसे नौकरी नहीं, गवर्नमेंट जॉब दूंगा। तो ये दोनों दिख रहे हैं कि आप क्या इन संदेश देश को दे रहे हैं, और तेजस्वी यादव कांग्रेस क्या संदेश दे रहा है? डॉक्टर मलिक जी, नहीं बिल्कुल इन्होंने संदेश दिया, जब इनकी बिहार प्रदेश में सरकार थी, जब बिहार में इनकी सरकार रही, इन्होंने बेहतरीन तरीके से बहुत बढ़िया संदेश दिए। जिस तरीके से लाल राज के दौरान शहाबुद्दीन की 400 गाड़ियां चलती थी, बड़े बड़े काफिले चलते थे आलीशान तरीके से, शानदार तरीके से, और बंदूकें बाहर निकली होती थी, तो मैं समझता हूं ऐसे माहौल में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? किसको वहां जाके मरना है कि भाई वो वहां जाके इन्वेस्टमेंट करे, निवेश करे, अपना पैसा लगाए, और उसके बाद वो वसूली करवाए अपने से, और वो वहां उगाई दे ऐसे गुंडे माफियाओं को? तो कोई ऐसे समय में इस टाइप से इन्वेस्टमेंट उस दौर में नहीं किया। अब जब इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो जो रोजगार के अवसर थे वो समाप्त हो गए। प्राइवेट सेक्टर में जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा किसी स्टेट में, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होगा तो पलायन बढ़ेगा। अब पलायन बढ़ा, और उसके साथ साथ यही फैक्टर नहीं थे, इनकी पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के प्रति जीरो थी, और उसके साथ साथ ये अहंकार में चूर रहते थे, बड़े मस्त थे अपने में, कोई इन्वेस्टर ना आए,
ये उसमें खुश थे, वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती रहे, इसमें मगन थे और बिहार में कोई डेवलपमेंट नहीं किया। चाहे वो सड़कों की बात हो, सड़क नहीं बनाई, विद्युत व्यवस्था सही नहीं थी, पुलिस व्यवस्था सही नहीं थी। जहां तक विषय पलायन का, पलायन तब होता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है और आज 99.9% पलायन रुका है, ये फैक्ट है ऑन ग्राउंड। और उसके साथ साथ जहां तक विषय रोजगार का, वो 3 कैटेगरी में मिलता है जो मिला है। डबल इंजन की बिहार प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एकजुटता पूर्वक जिस तरीके से स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दिया और साथ ही साथ जहां तक विषय सरकारी भर्तियों का, तो सरकारी भर्ती जो वहां रिक्त पद खाली थे उन्हें भर्ती करने का काम अभूतपूर्व तरीके से नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से पर्टिकुलरली अनएम्प्लॉयमेंट का, तो आज वहां की कानून व्यवस्था बढ़िया है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सड़कें अच्छी हैं, सड़कें बेहतरीन हैं और उसके साथ साथ विद्युत व्यवस्थाएं बढ़िया है और इन्वेस्टर्स के लिए पॉलिसी है, खुले दिल के साथ सबको बुलाने का एक इच्छा है, चाहत है। तो मैं समझता हूँ उस आधार पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है, निश्चित रूप से बिहार प्रदेश का विकास हो रहा है, चहुमुखी विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। नीतीश जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अभूतपूर्व तरीके से बिहार प्रदेश आगे बढ़ रहा है और नीतीश जी के ऊपर एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप किसी रूप में नहीं है, ये फैक्ट है। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी की जहां तक बात है, तो नीतीश कुमार जी उस दौर के नेता, उस पीढ़ी के नेता हैं, मैं सोचता हूँ बहुत पुराने नेता और उसके साथ साथ लोहियाइस्ट हैं। और साथ साथ बात कर ली जाए तो अनेकों प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने की बात हो, अनेकों राजनीतिक दलों में काम करने की बात हो, अनेकों पदों पे काम करने की बात हो, मैं समझता हूं उनका लंबा करियर रहा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली चरण सिंह जी के साथ रहे, लोहियास्ट रहे और उसके साथ साथ जयप्रकाश नारायण जी के साथ वो रहे, निश्चित रूप से उनके जेपी मूवमेंट में उनकी हिस्सेदारी रही। और पर्टिकुलरली अगर बात कर ली जाए नीतीश कुमार जी के करियर की, तो एक पैसे का भ्रष्टाचार उनके नेतृत्व में कभी कहीं नहीं हुआ। तो उस फैक्ट को जनता देख रही है कि बिहार प्रदेश के पास एक ईमानदार मुख्यमंत्री है, एक निष्ठावान मुख्यमंत्री है और निरंतर जो जनता की सेवा 24/7 कर रहा है। एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हमेशा जनता से मिलना चाहता है, 1-to-1 कनेक्ट स्थापित करता है, जन सेवा निरंतर करता है और जन शिकायतों का निस्तारण होता है। ये फैक्ट है बिहार प्रदेश में। और जनता सीएम से मिल सकती है, सीएम हाउस तक जा सकती है और शिकायत कर सकती है। और एसपी, डीएम, पुलिस प्रशासन, किसी की मनमानी बिहार प्रदेश में आज नहीं चल रही है। लालू राज में एसपी, डीएम चीफ मिनिस्टर बने बैठे थे अपने अपने जिलों के, क्योंकि लालू यादव जी तक कोई पहुंच नहीं पाता था, ये फैक्ट था। और आज भी है, आज भी वीडियोस बहुत सी वायरल हो रही है जहां लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं कुर्सी पे। चलिए, एक अलग विषय है कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, निश्चित रूप से वो बैठे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है कि वो खड़े हों या खड़े होकर मिले, कोई नहीं कह रहा, वो बैठे रहे, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो मिलने उनके पार्टी के विधायक कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनसे भी ठीक से वो बात नहीं कर रहे हैं। वो बात करना चाह रहे हैं, वो चरण स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गार्ड भगा दे रहा है और वो नीचे से माथा टेक के चले जा रहे हैं। इतनी श्रद्धा लालू जी के प्रति उनकी है, लेकिन लालू जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो बात भी नहीं करना चाह रहे हैं उन लोगों से। और एक मैं समझता हूँ ये स्पष्ट रूप से एरोगेंस दर्शाता है, ये एटीट्यूड दर्शाता है और ये दर्शाता है कि अहंकारी लोग हैं, घमंडी लोग हैं और ये राजा टाइप मेंटेलिटी के लोग हैं, जो कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अब नहीं चलेगा, ये फैक्ट है। और नीतीश जी डायरेक्ट जनता से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या का निस्तारण ऑन स्पॉट करते हैं। एसपी, डीएम से भी तत्काल करवाते हैं, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भ्रष्टाचार करेगा, आईएएस आईपीएस कोई हो, वो जेल जाएगा। ये भी एक फैक्ट हमारे शासन में। मैं डॉक्टर धोनी से पूछता हूं। डॉक्टर धोनी साहब, आप ही ने कहा कि यहां पर एक तरफ बीजेपी एलाइज का यह है कि आई लव मोहम्मद, गजवा ए हिंद, फिर अलग अलग प्रकार से, किस प्रकार से, और एक तरफ है कि एक रेवोल्यूशनरी, हम कह रहे हैं कि किसी के मन में यह था नहीं, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का तेजस्वी यादव जी का ऐलान कि हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब मैं एश्योर करता हूं। इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट कर पाएगा धोनी साहब? भले जब आज के तारीख में जब गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं, एक व्यक्ति ऐलान कर रहा कि मैं हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब दूंगा, किस प्रकार से देखते हो डॉक्टर धोनी? सर ऐसा है, वहाँ बिहार की पॉपुलेशन है 13 करोड़ के ऊपर और वहाँ पे जो हाउस होल्ड जो बोल रहे हैं आप, वो है 2.76 लाख, यानी 2 करोड़ वहाँ पे, 2.25 करोड़ वहाँ पे घर है, फैमिली है। तो 2.25 करोड़, अभी फिलहाल तो 18 लाख लोगों को नौकरियाँ है, लेकिन 2.25 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं। लेकिन वो अगर उन्होंने
अलग अलग क्षेत्र में शुरुआत किए, कुछ नए नए चीज़ें शुरू किए, तो सरकार की तरफ हो सकता है कुछ सरकारी रहेंगी, कुछ प्राइवेट को साथ में लेके पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, तो दे सकते हैं। एक फैमिली में एक कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। आज मोदी जी तो 10-10 हज़ार रुपये वैसे ही दे रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो वो पीपीपी लेवल इस पे प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके अगर कुछ योजनाएं बनाते हैं और कुछ सरकार, तो मुझे लगता है कि एक फैमिली से एक कोई ऐसा है ये नहीं है। हो सकता है उसमें 5 साल लग जाए, कि ऐसे नहीं आते बराबर हो जाए, 5-10 साल लगेंगे, लेकिन हो सकता है। अगर उन्होंने 1 रुपये प्रति एकड़ से अगर उद्योगपतियों को ज़मीन नहीं दिए, कुछ उद्योगपतियों के जो कर्जे है वो नहीं माफ़ किए, वो जो धन आएगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे, कुछ कंपनियां खोलेंगे, उसमें अगर हुआ तो हो सकता है कि वो एक फैमिली में एक दे भी सकते हैं। और दूसरा, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी ने लगातार आरोप किया, योगेश कदम जिस प्रकार से बंदूक का लाइसेंस गुंडा, तो पहले था कि लाड़की बहन, लाड़का भाऊ, अब लाड़का गुंडों को बदम, तो किस प्रकार से देख रहे हो? क्या यह स्थिति इतना खराब है जो आप बयान करते हो कि गुंडों को गन लाइसेंस मिल रहा है और गुंडागर्दी बहुत बढ़ गया स्टेट में? सर, इन्होंने दारू के लाइसेंस भी बांटना शुरू किया, दारू की दुकानें खोल रहे हैं। पहले ऐसा था कि नेशनल हाईवे से 500 मीटर के बाहर दारू की दुकानें रहेंगी, रोड पे दुकान नहीं रहेंगी। ये सरकार आते ही उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया कि वे नहीं, वो भी ठीक है, नज़दीक भी आए तो चलेगा, ये हो गया। अभी नए दुकान दे रहे जो कई सालों से बंद है, दारू की दुकान देना। डांस बार भी इनके चल रहे हैं, मिनिस्टर के माँ की नाम से डांस बार है, तो बार है, डांस बार चलता है, ये सभी चीज़ें चलती है। और जो शिवसेना ने जो गरीब लोगों को एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया, जिनकी कोई औकात नहीं थी, कोई पंक्चर निकालता था, कोई हमाली करता था, कोई खेती करता था, ऐसे लोगों को शिवसेना ने टिकट दिया और शिवसेना के नाम पे उन्होंने बड़े बड़े मिनिस्टर, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के मिनिस्टर लोगों को हरा दिया। लेकिन वो भूल गए सब लोग कि अपनी औकात क्या थी और बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब ने उनको क्या दिया, ये औकात भूल गए और आज उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो उन्होंने जो बोले कि गद्दार है, रामदास कदम गद्दार है, सही है, इनकी क्या औकात थी? ये रिक्शा चलाने वाले थे, ये शिंदे रिक्शा वाला बोलते थे ना, तो क्या है, ये रिक्शा चलाने वाले, पंक्चर निकालने वाले लोग, इनको सम्मान दिया शिवसेना ने, लेकिन शिवसेना के साथ इन्होंने धोखा किया। तो ये तो बराबर है, गुंडा राज तो चल ही रहा है। और महिलाओं पे जो अत्याचार का जो मामला है महाराष्ट्र में बहुत बढ़ रहा है। अभी कल परसों एक अखबार में न्यूज़ आई थी कि महाराष्ट्र में महिलाओं पे अत्याचार का प्रमाण बढ़ रहा है। यूपी के बाद महाराष्ट्र का ही नंबर लगता है। दोरे साहब, मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, बिकॉज आरएसएस जो रोड मैप कर रहे हैं पूरे देश के लिए, आपका स्टडी जो आरएसएस पे है, सावरकर पे है, जबरदस्त बढ़िया है। आरएसएस ने कहा कि रोड मैप जो है 5 परिवर्तन ये रोड मैप है देश के लिए, जो देश फॉलो करेगा तो जबरदस्त तरीके से हासिल बहुत सारे हो जाएगा। इसमें स्वबोध, जो अपने खुद के इंटेलिजेंस को, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार, तो ये सब किस प्रकार से आप देखते हो? पर्यावरण को संभालना, ये आरएसएस ने गाइडलाइंस दिए पूरे देश के लिए, एक रोड मैप तैयार कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि ये आरएसएस का जो रोड मैप है वो सही तरीके से इस देश में इंप्लीमेंट करेंगे तो जो भारत का 2047 का टारगेट है मोदी जी का, वो हासिल हो जाएगा? सर, आरएसएस बोलती है कुछ और करती है कुछ। बोलती है हिंदुत्व की बात, और क्या है, इस देश में कोई मराठा, कोई जाट, पंजाबी, ये हिंदू नहीं है क्या? इनके आरएसएस को 100 साल हो गए, कितने सारे संघ चालक इनके गैर ब्राह्मण रहे, एक रज्जू भैया छोड़ के 100 साल में इनके सभी जो सरसंघ चालक है वो ब्राह्मण ही रहे। इनका विश्वास ही नहीं दूसरे पे। जो वाइस चांसलर बनाते हैं यूनिवर्सिटी के, वो एक ही समाज से रहते हैं, उनके विचारों के और उनके ब्राह्मण और उनके विचारों के ब्राह्मण। ऐसे शायद द्विवेदी साहब भी ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं चलेंगे क्योंकि उनके विचारों के नहीं।
उनको चाहिए, उनके विचारों के और ब्राह्मण चाहिए, दूसरे लोग नहीं चलते हैं सर। वाइस चांसलर बनाएंगे, जो बड़े बड़े पोस्ट है, अभी महामंडल है महाराष्ट्र में, कोई महामंडल के अध्यक्ष को मंत्री पद का दर्जा नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण समाज का जो महामंडल है परशुराम महामंडल, उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो इनका उद्देश्य ये है एक समाज को साथ में लेके चलना, वो एक समाज की तरक्की करना, और अगर उनके विचारों का अगर कोई ब्राह्मण नहीं है उसके भी खिलाफ में ये काम करते हैं। उनके विचारों की चाहिए और ब्राह्मण ही चाहिए, ये उनकी नीति है। बाकी ये हिंदुत्व वगैरह ये सब मुखौटा है, बोलने की बातें, इसमें कोई दम नहीं है। ये कभी विरोध नहीं करेंगे कि गोड़ से मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। ये कभी जो पंडित है जिसने शाहू महाराज के जो लड़के हैं, अभी संभाजी राजे जो राज्यसभा के सदस्य थे, उनकी पत्नी का अपमान किया कि नहीं आप वेदोक्त मंत्र हम आपके लिए नहीं बोलेंगे, आप शूद्र है, आज की है सर 6 महीने पहले की बात, उसका भी विरोध नहीं करेंगे। कोरटकर के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे जिसने शिवाजी महाराज के खिलाफ बोला, और जो सोलापुरकर जो है एक्टर डायरेक्टर, उसने शिवाजी महाराज के खिलाफ में बोला, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। तो शिवाजी महाराज का अपमान करो, मराठा समाज के खिलाफ बोलो, आपको सब माफ है। ये जो भांडारकर इंस्टीट्यूट है, इन्होंने शिवाजी महाराज की माता जी का अपमान किया, उनका चरित्रहनन किया, क्या किया आरएसएस वालों ने उनके खिलाफ में? कुछ नहीं किया। ये सब झूठे लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, और एक समाज के लिए इनकी संगठना है, लोग इनके झांसे में आ गए हैं, इसीलिए लोग फंसते जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। द्विवेदी साहब, द फाइनल वर्ड, जिस प्रकार से धोनी साहब ने आरएसएस का विवरण दिया, उद्धव जी ने भी आरएसएस में कहा कि आरएसएस मुसलमान से बात करते तो राष्ट्रहित होता है, और उद्धव जी मुसलमान से बात करते हैं तो हिंदुत्व को छोड़ दिया है। सर, तो, सर हाँ एक मिनट सर, धोनी साहब ने जो कहा, उद्धव जी जो कह रहे हैं, इससे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, जेपी नड्डा ने क्लियर कट कह दिया मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। अब आरएसएस क्या नियम बना रहा है, क्या कानून बना रहा है, क्या वादे कर रहा है, ये आरएसएस जाने तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस का कोई भी वो नहीं है। उनको फायदा जब लेना होगा आरएसएस से, महाराज चुनाव हो या कहीं चुनाव में अगर फायदा लेना है तो आरएसएस बोलने लगते हैं। इससे आरएसएस वाले जो है वो संदूक नहीं बनाए, एक इन्होंने संदूक बनाया हुआ है जिसमें पहले पुराने वाले सब रख दिए गए थे, इसी तरह इन्होंने आरएसएस वालों को रख दिया सर। ये इनका कोई दीन ईमान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सर। ये किसका मानते हैं किसका नहीं मानते हैं, इनकी सिर्फ अपनी चलती है सर। ये पार्टी तोड़ दो, शिवसेना तोड़ दो, शरद पवार को तोड़ दो, विधायकों को ले लो, क्योंकि सरकार बनानी है। मैं बस इनका एक मोटो है, देश में हर प्रदेश में सरकार बनानी है। और मन के जो उद्योगी हैं जिनको मैं नमस्कार करता हूँ, वो अरबपति बने, खरबपति बने, और मध्यम वर्ग और जीएसटी झेलें, और उसके बाद 8 साल बाद उनसे जीएसटी हटा ली जाए। मैं पुनः अपनी माताओं बहनों को करवा चौथ की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धोनी साहब, यू वांट टू से समथिंग बिफोर वी एंड? आप कुछ बोल सर, ऐसा है हाँ। कि उद्धव ठाकरे साहब ने अभी जो सम्मेलन हुआ, दसरा सम्मेलन, हाँ, उसमें हाँ। जो क्या बोला है कि क्या करेंगे, बोले इनको मुंबई में सरकार लाके ये क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जनेऊ पहनेंगे, सीढ़ी बढ़ाएंगे और अडानी को स्वाह कर देंगे। तो इस तरह से जो बोले, उन्होंने बराबर पकड़े आरएसएस की क्या नीति है, बराबर बोले। और उन्होंने एक शब्द यूज किया कि ये तो ब्रह्मदेव का बाप बनना चाहते हैं आरएसएस वाले, लेकिन ब्रह्मदेव का बाप तो नहीं, लेकिन ब्रह्म राक्षस हो गए। तो ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या है, बोले आप जरा देख लो, गूगल पे जाके देख लीजिए, बोले तो ब्रह्म राक्षस का मतलब है कि कोई ब्राह्मण अगर गलत राह कर रहा है, गलत राह पे चले गया या पापी बन गया तो ब्रह्म राक्षस बन गया। तो उन्होंने बोले कि ये पापी लोग है, उद्धव ठाकरे साहब ने क्लियर कट बोले कि ये सब पापी बन गए हैं। और बेसिकली उनका एक ही कहना है कि ये तो ब्राह्मणों की पार्टी है भाजपा। Thank you, Dhoni Saab, thank you, Dwivedi Saab, thank you for being on the show. It has been a very enlightening experience. Thank you so much. Thank you. Dhanyavad. As we always end with the preamble to the Constitution that says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality that is equality before the law and equal protection of rights.
Where liberty is concerned with freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness. Talk about fraternity, talks about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. To subscribe to our channel, click to that icon, subscribe. Subscribe to the fastest growing channel of the nation. Subscribe to the fastest growing channel of the nation. Subscribe to Nation Now, the fastest growing channel. And always we believe that's a fundamental duty of all political parties and political leaders to come together to see that they preserve and protect the pillars of the Constitution. Preserve and protect the pillars of the Constitution, because if the Constitution survives, the people of the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the center, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.